हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक नया टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ग्रीन मीन्स हरा, हरित, और रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। तो इसको हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और वैसे भी जो ये शब्द है हरित क्रांति, वो इतना पॉपुलर वर्ड है कि शायद ही किसी ने न सुना हो कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का मतलब हम सड़क पर निकलें तो हमें सड़क के दोनों तरफ खूब लहलहाती हुई फसलें दिखें, ऐसा कुछ हो जाए तो यही हरित क्रांति है। जो आज हमें दिख रहा है, ऐसा आज के 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले नहीं था। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले चलना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे सब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं हिस्ट्री में ले चलना चाहते हैं। नहीं, आपको थोड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय हमारे लिए फूड क्राइसिस थी। ठीक है, यानी जो जनसंख्या हमारी थी, वो जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसका पेट भरा जाए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरा जाए, ये इस चुनौती का सामना हमारा देश कर रहा था। आपको थोड़ा और मालूम होगा कि उस समय हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से लड़ रहा था। अंग्रेज़ तो बिल्कुल तबाह करके गए थे। हम और दोष देना चाहते हैं अंग्रेज़ों को कि उन्होंने हमसे अफ़ीम की खेती कराई। आप सोचिए, हम अफ़ीम पैदा कर सकते थे लेकिन गेहूं धान नहीं पैदा कर सकते थे। अफ़ीम की खेती क्यों कराई कि हमारा अफ़ीम वो ख़रीद के ले जाते थे और दुनिया के उन देशों में जहाँ अफ़ीम नहीं होता था वहाँ उनको अफ़ीम खिलाते थे, कहीं उनको नशा खिलाते थे और वहाँ वो राज करते थे। जैसे यहाँ के राजाओं को वो चाय पिलाते थे, उनको सूट बूट पहनाते थे कि देखो साहब सूट बूट पहन लो, आप कितने स्मार्ट लगने लगोगे, और उनका एक राज्य हड़प लेते थे। खैर, उस सब पर हमें नहीं जाना है, हमें अपनी एनसीईआरटी की बात पे आना है। बात हमारी एनसीईआरटी यहाँ ये कह रही है कि उस समय फूड की बड़ी समस्या थी कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए। तो पूरी दुनिया के सामने चुनौती थी, न केवल हिंदुस्तान के सामने, उस समय पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करते हुए हम अपने हिंदुस्तान की तारीफ़ करना चाहेंगे, तमिलनाडु प्रोविंस की तारीफ़ करना चाहेंगे कि तमिलनाडु की धरती पर एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिसका नाम मनकाम्बू शंबा शिवम स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन का नाम हम जितनी शिद्दत से लें, जितना उनकी तारीफ़ करें वो कम होगा। ठीक है, क्यों? रीज़न इसका यह है कि उन्हें हम टाइटल देते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारत में जो हरित क्रांति हुई उसके वो जनक कहे जाते हैं। हम आपको एक डाटा शेयर करना चाहेंगे। आज की डेट में जो हमारी कंट्री है उसका 62% पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आप सोचिए, अगर हम हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर की तरक्की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसकी तरक्की करनी पड़ेगी। जो आज का डाटा, ये एनसीईआरटी का डाटा हम बोल रहे हैं। और बता दें, जो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी है, उस जीडीपी में 33% योगदान इसी एग्रीकल्चर का है। यानी जो हम खेती करते हैं उससे, आपको हम आसान भाषा में जीडीपी समझाएं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये टर्म थोड़ा आपके लिए नया है। तो मतलब जैसे रुपया कमाना, ठीक है, यानी हमारा देश अगर 100 रुपया कमाता है, या और आसान करें, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, आपके फैमिली में लोग, तो अगर उनकी पूरे फैमिली की कमाई मान लीजिए साल एक महीने में 1000 रुपये है, तो उसमें 33% पैसा किस सोर्स से आया और 66% पैसा किस सोर्स से आया, ऐसे आप बांट दीजिए। तो 33% पैसा हमारी कंट्री का जो कमाई है, आमदनी है, वो खेती से है। तो खेती की तरक्की करना पड़ेगा। अगर हमें हिंदुस्तान की तरक्की करना है तो खेती की तरक्की करना पड़ेगा। ठीक है, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसान आज भी गरीब है। हम दोष देते हैं आज तक की सरकारों को कि किसान को गरीब बना के रखा गया है। ठीक है भाई, ये क्या तरीका होता है कि हम लोन माफ़ कर देंगे? अरे यार, तुमने उसको लोन लेने लायक बनाया क्यों? ये क्या तरीका होता, हम बेरोज़गारी भत्ता दे देंगे, तुमने उसे बेरोज़गार बनाया क्यों? खैर, थोड़ा हम सेंटिमेंटल नहीं होना चाहते हैं, अपने टॉपिक पे लौटना चाहते हैं। दो फिगर आपको याद रखना है कि 33% जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से, और 62% जनसंख्या, 62% पॉपुलेशन खेती पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और उस जो तरह तरह की नेतागिरी होती है एग्रीकल्चर के लिए, उस सब वहाँ पे हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। बट सच बात यह है कि किसान की तरक्की होना हिंदुस्तान की तरक्की है। ठीक है, कैसे हो ये एक अलग मुद्दा है, कभी आप फिर इस पर सोचिए विचारिएगा, आप चूँकि पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब हम आते हैं MS स्वामीनाथन पर। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु में कम्बाकोनम नामक स्थान पे हुआ, और बेचारे गरीब परिवार से थे, ये भी हमें कहते हुए दुख हो रहा है। ठीक है, लेकिन गरीबी कभी पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आड़े नहीं आती है। बेटा लिख के रख लेना। बड़े हम इनकी हिस्ट्री पर और नहीं जाना चाह रहे, जितना एनसीईआरटी में जो आपका ये यूनिट है
ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उससे पहले पेज पर एम.एस. स्वामीनाथन की फ़ोटो बनी है, वही इनके बारे में डिटेल लिखा, वही हम आपसे इस समय शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1925 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी से की और वहीं से इन्होंने बीएससी की, वहीं से इन्होंने एमएससी की। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये आ गए दिल्ली। उसी समय हमारा देश आज़ाद हो ही चुका था 47 में, और दिल्ली में हमारे दिल्ली में उस समय एक बड़े संस्थान की स्थापना हो चुकी थी जिसे IARI के नाम से जाना जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया उस यूनिवर्सिटी में, IARI ने, इस इंस्टीट्यूट ने, जिस कॉलेज का नाम था कि साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, ठीक है। तो उस कॉलेज में ये पहुँचे और इनकी चूँकि लगन बहुत थी जेनेटिक्स के में, प्लांट ब्रीडिंग में, तो वहाँ ये पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने काम करना शुरू किया। वहाँ काम करते हुए इनकी बातचीत हुई मैक्सिको के एक मशहूर वैज्ञानिक जिसने दुनिया को राह दिखाई, ठीक है। हम जितना तारीफ़ एम.एस. स्वामीनाथन की कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम तारीफ़ करना चाह रहे हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, एक अंग्रेज़ था, ठीक है। मैक्सिको में रहते हुए उसने उसकी सोच ऐसी थी, ठीक है। हम उसकी सोच की तारीफ़ करते हैं कि पूरी दुनिया का पेट भरा, खाली हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान के पेट भरने में उसका तो योगदान है ही है, ठीक है। पूरी दुनिया के पेट भरा, ठीक है। यानी आपको सोचना चाहिए कि अभी दुनिया में बहुत कुछ खाली है। आप बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। जगह मीन्स से नहीं कि हम जाके वहाँ घर बनाएंगे, मीन्स आप उस फील्ड में तरक्की कर सकते हो। सोचो कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने सोचा कि यार ये बताओ कि गेहूँ का एक पौधा होता है और वो बढ़ता हुआ लंबा होता चला जाता है, ठीक है। नो डाउट उसमें अनाज तो होता है लेकिन लंबा बहुत हो जाता है, तो लंबा होने में मतलब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा किसान का जो फर्टिलाइज़र है, टाइम है, उसकी ग्रोथ कराने में खर्च हो जाता है, गेहूँ से थोड़ा मिलता है, ठीक। उसने देखा जापान में जो गेहूं के पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन पैदावार उनकी कम होती है, ठीक है। अब जो लंबा पौधा था उसे दिक्कत ये होती थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं की फसल यही फरवरी मार्च में तैयार होती है, हवा चलने लगती है, पेड़ गिर जाता, ठीक है। उसने सोचा कि एक काम ना किया जाए कि जो जापान वाली वैरायटी है छोटे साइज़ वाली, उसमें अनाज तो कम होता है, और जो मैक्सिको वाली वैरायटी है लंबे साइज़ वाली, दोनों का क्रॉस करा दे। एक ड्वार्फ है एक टाल है, ठीक है। तो क्या होगा, उसने भाई सोच है उसकी, ठीक है। तो क्रॉस कराया तो उसने देखा कि एक सेमी डॉर्फ वैरायटी बन गई, ठीक है। तो सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ फीट एनसीईआरटी के लाइन बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सेमी डॉर्फ वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करने की क्रेडिट जा रही है गेहूँ की, फीट की, इनको नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है। तो उन्होंने इतना काम कर दिया था। ये जानकारी मिली स्वामीनाथन को, इन्होंने उस समय भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम जाना चाहते हैं, हम ये भी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। उस समय के प्राइम मिनिस्टर, एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन नेटलाइन सुन लो, उस समय के प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिनका वास्तव में नारा था जय जवान जय किसान, ठीक है। वही हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर आए उसमें सबसे ज़्यादा काम किसानों के लिए अगर किसी ने किया है तो लाल बहादुर शास्त्री ने किया है, बियॉन्ड द अदर एनी पॉलिटिकल मैटर। अगर आप देखें तो उन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग के पास इनको भेजा कि आप जाइए, वहाँ पर आप जो कुछ हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीखिए। तो वहाँ से सीख के आए और लौट के आए तो हिंदुस्तान की इन्होंने तस्वीर बदल दी। तस्वीर ये बदल दी कि आप सोच के ताजुब करेंगे कि 1960 से 2000 के बीच का जो समय है यही ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम कहा जाता है, ठीक है। इस समय हमारे यहाँ की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। आपको ताजुब होगा कि गेहूं के पैदावार 7 गुना 8 गुना बढ़ गई, ठीक है। सोचिएगा, ठीक। अभी हम डाटा नहीं शेयर कर रहे क्योंकि एनसीईआरटी में हम पहुँचेंगे वहाँ शेयर करेंगे, ठीक है। चावल की पैदावार 3 गुना 4 गुना बढ़ गई, ठीक है। अरे यार लखनऊ के आसपास के रहने वाले हो, आपके दादा बाबा जो हों गांव में कोई बुजुर्ग हो उनसे पूछिएगा कि हमारे एक सर हैं वो बता रहे थे कि पहले गेहूं पैदा नहीं होता था, खाली चावल होता था। सही बात है। यहाँ के आसपास के 4 6 10 ज़िले जो लखनऊ के आसपास के हैं, आप जहाँ के भी रहने वाले हो, यहाँ चावल पैदा होता था, ठीक है। सुबह भी चावल, दोपहर भी चावल, रात में भी चावल खाया जाता था। गेहूँ कहाँ होता था, ठीक है। गेहूँ हमको कंट्रोल पे मिलता था। जो विदेशों से हम गेहूँ अनाज मंगाते थे, भाई सरकार में आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, भूखे लोग मर रहे थे, तो हम अमेरिका से, रशिया से फीट इम्पोर्ट करते थे। और कंट्रोल जो जैसे आपके डेट में भी चीनी मिलती है, मिट्टी तेल मिलता है ना, ये जो दुकानें होती कंट्रोल की, यहाँ से गेहूँ मिलता था। पूछिएगा, हम आपको जो बात बता रहे हैं, ठीक है, कि ये था, गेहूँ पैदा नहीं होता था, ठीक है। आज सोचिए, आज हमारे एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं, गेहूँ सड़ जाता है।
ठीक है। दूसरे देशों को हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, कई कंट्रीज़ को जो हम फ्री दे देते हैं कि चलो तुम्हारा नहीं पैदा होता ले जाओ, हिंदुस्तान तो दान के लिए जाना ही जाता है, ठीक है, तो हम उसको दान दे देते हैं, ठीक, इतना गेहूं हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। सारी क्रेडिट हम अपने सपूत को देंगे, MS स्वामीनाथन। डाटा आपको बेटा NCERT की लाइन याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन बोलो MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपनी बात को मोड़ना चाहेंगे कि क्या क्या क्रेडिट और है MS स्वामीनाथन की, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन की जो राइस वैरायटी उन्होंने कई डेवलप की, अभी हम नाम वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, हेडिंग पे आएंगे तब जाएंगे, ठीक है। उसमें उनका एक बड़ा क्रेडिट ये था कि सेंटेड बासमती डेवलप किया। अब कहोगे साहब सेंटेड बासमती क्या? अरे भैया सेंटेड बासमती ये कि हम दावत खाने गए और हम घर आए तो हमारे घर वाले पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा सेंट लगाए हो। सेंट नहीं, वो जो हमने चावल खाया उससे हमारा मुंह महक रहा है, ठीक है। चावल हमारे घर में बन रहा है और पता पूरे मोहल्ले को लग रहा है कि सब केसरी सर के घर में तो आज बासमती बन रहा है। कैसे? क्योंकि सेंटेड बासमती, इसका क्रेडिट उन्हें जा रहा है, ठीक है। दूसरी क्रेडिट जा रहा है क्राफ्ट कैफेटेरिया। अब ये भी बड़ा अजीब सा शब्द है, कैफेटेरिया क्या? तो कैफेटेरिया, कैफे में तो चाय और पिज्ज़ा और बर्गर मिलता है, नहीं साहब, क्राफ्ट कैफेटेरिया, ठीक है। एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाए, ये सोच थी MS स्वामीनाथन की कि एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाए जहाँ कि कौन सी उन्नत किस्म की फसलें होंगी, किस फसल के बोने पर किसान को उसे पानी सिंचाई कम करना पड़ेगा, किस फसल के बोने पर कम टेम्परेचर पर ये पैदा हो जाएगा, किस फसल में फंगस और इंसेक्ट बैक्टीरिया वायरस इन सब का इन्फेक्शन कम होगा, किस फसल का की मतलब गेहूं है तो दाने बड़े साइज़ के होंगे, ठीक है। तो इस सब की जानकारी, पूरी जानकारी दी जाए, एक सेंटर ऐसा बनाया जाए जिसको क्राफ्ट कैफेटेरिया कहते हैं, ठीक है। तो क्राफ्ट कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट दिया। ये इसके लिए जाने जाते हैं लैब टू लैंड। लैब टू लैंड का मतलब ये है जो कुछ हमने प्रयोगशाला में किया उसको ज़मीन पे उतारें, ठीक है। हमने रिसर्च किया, हमने को तैयारी की कि इस तरह का एक वैरायटी तैयार हो तो उसको हम ज़मीन पे उतारें ना, मतलब वो हम खेत में पहुंचाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़े, तभी वो हमारे काम का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें जो प्लांट ब्रीडिंग वाला हिस्सा है, इसका बेस जो ग्रीन रिवोल्यूशन का है, उस तरफ थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के कुल 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 उद्देश्य को लेकर के हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी फसल हो वो तरह तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से रेसिस्टेंट हो, ठीक है। आप कहेंगे साहब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या? ठीक, जैसे कम पानी हो तब भी वो हमारा अनाज पैदा हो जाए, यानी गेहूँ है, धान है, पानी कम बरसा तभी हो जाए, ठीक है। तो वाटर, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फसल हमारी ना नष्ट हो, ठीक है। सैलिनिटी मतलब वो एसिडिक हो जाए, अल्कलाइन हो जाए सॉइल, तब भी वो अनाज हमारा पैदा हो जाए, ठीक है। उसमें इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस अच्छा पाया जाए, ठीक है। और आते हैं वो रेसिस्टेंट हो तरह तरह के इन्फेक्शन से, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो हमारे फसलों को नष्ट कर देता है, बहुत ऊंचे पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अरे आपको ध्यान होगा कि धान की फसल जब उसमें बाली लगती है, बाली मतलब वो कान वाली बाली नहीं, धान की बाली होती भाई, तो वो जब उसमें बाली लगना होता है तो हम उसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, क्यों? क्योंकि फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसके जो दाने होते हैं, वो उसमें जो धान के दाने उसमें वो जैसे उसे दूध बनना शुरू होता है चावल बनाने के लिए, वो सब सूख जाता है, ठीक। तो हम फंगस इन्फेक्शन से बचाते हैं उसे। तो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से रेसिस्टेंट हो, ठीक है। वो तरह तरह के इंसेक्ट पेस्ट से बच सके, रेसिस्टेंट हो, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं। बैगन खरीदने जाते हो ना, तो उसमें क्या देखते हो? घुमा घुमा के देखते हो कि छेद तो नहीं, ठीक है। वो लोग सोच रहे हो केसरी सा लगता हो तो सब्जी खरीदते क्या है? अरे भैया हम सब जानते हैं, ठीक है। तो उसमें घुमा घुमा के देखते हो कि छेद नहीं, छेद है तो उसके अंदर क्या हुआ? अरे यार जैसे बैगन उबाला कि भरता बनेगा आज पर बैगन का, ठीक है। तो उबाला, जब उसको तोड़ के दो हिस्सा किया तो देखा उसे में कीड़ा बैठा हुआ, पूरा बैगन फेंक दिया। तो इंसेक्ट है ना, ठीक है। तो इंसेक्ट से रेसिस्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी अच्छी हो भाई, कौन नहीं चाहेगा कि उसके अनाज की क्वालिटी अच्छी हो। जब बाज़ार में हम बेचने ले जाएंगे गेहूँ ट्रैक्टर ट्राली प्लाट करके, तो जब हम उसके आढ़ती के यहाँ ले जाते हैं तो वो देखता है गेहूँ हाथ में लेकर के, दाने इसके कैसे हैं, दाने बड़े बड़े हैं तो रेट हमको अच्छा देता है, और दाने छोटे कहते हैं बाबूजी इसका यही रेट लगेगा, आपको देना हो दो नहीं आगे जाओ,
ठीक है। हम तो मजबूर, हम तो किसान हैं, ठीक है। तो हमें मजबूरी होती, कहते हैं अच्छा भैया लाओ ये दे दो। वही दाने हमारे बड़े साइज़ के हों तो हमें महंगा कीमत मिलेगा, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी की बात ही नहीं। अरे भैया एक खेत में 1 कुंटल अनाज पैदा हो कि 1 कुंटल 5 कुंटल पैदा हो, तो हम चाहेंगे 5 कुंटल पैदा हो, ठीक। तो 5 ऑब्जेक्टिव हुए, ठीक है। क्या क्या? इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस से स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल तरह तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचना हो, ठीक है। पाँचों बेटा इससे 5 ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में दिए हुए, ध्यान रखिएगा, हमारे साथ रिवाइज कीजिए। दूसरा, तरह तरह के पैथोजन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, इंसेक्ट से बचाव हो, क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी अच्छी हो। आप जाइए दिल्ली की मंडी में गेहूँ खरीदने तो वो कहेगा साहब पंजाब वाला गेहूँ इस रेट का है, राजस्थान वाला गेहूँ इस रेट का है, यूपी वाला गेहूँ इस रेट का है। यार ये क्या मतलब? गेहूँ तो गेहूँ है, सबका आटा बनेगा नहीं। जो क्वालिटी अच्छी होगी उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। आपको जान के ताजुब होगा, जो अच्छी क्वालिटी का गेहूँ है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अरे यार और बताएं, लखनऊ के हो आसपास के रहने वाले हो ना, जो आम खाते हो तुम ना, दशहरी आम, वो 2nd और 3rd ग्रेड का आम तुम्हें खाने को मिलता है। कहोगे ये कैसे साहब? ठीक है, आप जाइए मलिहाबाद, वहाँ की जो बाग है वो बाग वाले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए बैठे हैं कि हमारे बाग में अप्रॉक्सीमेट इतना क्विंटल आम होगा और हम ये अमेरिका की इस फर्म को, सऊदी अरबिया की इस फर्म को हम आम देंगे, इतना आम हमें एक्सपोर्ट करना है। तो जितना आम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो रेट उनको ऑलरेडी उनको पैसा मिल चुका है। ऑलरेडी उनको अगले साल उनके बाग में इतना आम पैदा होगा, पैसा मिल चुका है, क्योंकि इनके आम की क्वालिटी अच्छी है, ठीक। तो जो बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट है वो हम पूरी दुनिया में भेजते हैं, ठीक। तो वैसे भी हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप दुनिया से हिंदुस्तान से बाहर निकलिए तो आपको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान की कीमत क्या है। जब तक आप हिंदुस्तान में हैं तो शायद इसकी कीमत आप कम आंक रहे होंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो, ठीक है। आपको जाएंगे तो मलिहाबाद जाइए तो लिखा रहता है बाग को, उन्होंने बाकायदे बाहरी बोर्ड लगा रहा है एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब क्या? हम विदेश भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी बात हम ऑब्जेक्टिव हो गई। अब इस प्लांट ब्रीडिंग के 5 मेन स्टेप्स हैं, 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो थोड़ा बेटा अपनी मेमोरी रिकलेक्ट करो, जो हमने एनिमल ब्रीडिंग आपको पढ़ाया था बिल्कुल वही पैटर्न प्लांट ब्रीडिंग का है, ठीक है। कहा था ना कि हमको गाय अच्छी चाहिए और उससे रोग ना हो, तो एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ले लिया हमने, एक ज़्यादा दूध देने वाली वैरायटी ले लिया, दोनों का क्रॉस करा दिया। कहा था ना, ठीक, वो थोड़ा याद हो। हम आपको ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग की बात अभी कर रहे हैं और याद दिलाना हम चाहते हैं। हम ऑलरेडी बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के कई वर्षों से क्रॉप इम्प्रूवमेंट के दिशा में तो काम करते ही जा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास 50 बीघे गेहूं का खेत है, ठीक है। एक चक है 15 बीघे का, उसमें गेहूं लगा है, दूसरा 20 बीघे का उसमें लगा, तीसरा 15 बीघे का उसमें लगा है। आपके पिताजी ने देखा कि जो 15 बीघे का एक चक है गेहूं लगा है, उसमें 4-5 बीघे का एरिया ऐसा है कि जहां गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, दाने उसके खूब बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो जब गेहूं कटाई किया गया तो उसमें से जो बहुत अच्छी फसल थी, वहीं 1 बीघे का गेहूं, 2 बीघे का गेहूं ने रोक के रख लिया। कहा ऐसा इसका आटा मत पिसाना, इसको रख देते, अगले साल यही बीज है। तो अगले साल वो बीज बोया गया, अच्छी बड़े बड़े दाने थे, खूब अच्छी बड़ी बड़ी उसकी बाली थी, उसमें कोई रोग नहीं लगा था। बाकी में थोड़ा बहुत कहीं रोग भी लग गया था। उन्होंने कहा नहीं साहब यही वाला बीज रखेंगे, अगले साल फिर बोया। तो अगले साल फिर बोया तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ी ना, दाने और बड़े हुए। फिर अगले साल बोया। तो हम बिना जाने बूझे, यानी बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के, हम प्लांट ब्रीडिंग के दिशा में या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के दिशा में तो कई साल से काम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब आज हम बात करना चाहेंगे इस डायरेक्शन में कि जर्म प्लांट कलेक्शन, ठीक है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, या इसी को हम नाम देते कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जर्म प्लांट, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहाँ हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो भैया क्रॉप से ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो हमको वाइल्ड में देखने को मिलेगी। क्यों? सोचो, एक आप हैं 2-4-5 साल से तैयारी करने के सिलसिले में लखनऊ रह रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जन्म ही लखनऊ में हुआ है, एक वो, और एक जिसका जन्म आपका कहीं फादर का, ग्रैंडफादर का गांव हो, आपके रिश्तेदार वहाँ रह रहे हों। और कभी आप गांव जाते हैं 2-4 दिन के लिए तो आपको जुकाम हो जाता है, आपको बुखार आने लगता है, छींक आने लगता है, और वहाँ जो रह रहे हैं उनको कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल रफ टफ है। ऐसा क्यों? ठीक है। तो वो जो गांव में रहने वाले लोग बिल्कुल रफ टफ हैं, और आप एक दिन के लिए धूप में निकलते हो, बारिश में निकलते हो, आप बीमार पड़ जाते हो। रीज़न ये है कि उन्हें तरह तरह की कंडीशंस को फेस करने की क्षमता उनकी है। बस यही बात क्रॉप की है,
ठीक है। जो जंगली पौधा होगा, जो जंगल में होगा, उसको तरह तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन फेस करने की क्षमता उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। और जो क्रॉप है हमारी, जो फसल है, उसमें हमने उसे एक डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, डिफरेंट मेन्योर में, डिफरेंट फर्टिलाइज़र में उसे ग्रो कराया, तो उसकी क्षमता कम हो गई। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमेशा याद रखिएगा। एनसीईआरटी का लाइन बोल रहे हैं बेटा, किताब लेके बैठिए, ठीक है। हमेशा वाइल्ड वैरायटी में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब एक टर्म आया जर्म प्लांट, सोमेटो प्लांट, जर्म प्लांट इवोल्यूशन सुनते हैं ना। तो जर्म प्लांट का कलेक्शन या जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कलेक्शन हमको वाइल्ड वैरायटी में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जर्म प्लांट क्या है? तो ऑल डाइवर्स टाइप ऑफ एलील ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लांट, ठीक है। तो हम इसको इकट्ठा करके रख लें, क्योंकि ये रूट है, जड़ है हमारी प्लांट ब्रीडिंग का। अच्छा, अब आते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इवैल्यूएट मतलब आकलन करना। भाई हमने आकलन किया कि एक हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जिसको रोग ना लगता हो, और उसमें दूसरी खासियतें होनी चाहिए कि उसके दाने बड़े बड़े हों गेहूँ के, जैसे हम गेहूँ मान के चलें, ठीक है। तो हम मान लो हम गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो उसका इवैल्यूएशन आकलन करें और उस पेरेंट का सिलेक्शन करें कि उस जो सुपीरियर पेरेंट हो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, तो पेरेंट का सिलेक्शन करें। अच्छा, अब हम आते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग सेलेक्टेड पेरेंट। उन जो पेरेंट हमने लिया उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कराएं उन पेरेंट का, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमको जो संतान मिलेगी वो अच्छी होगी, ठीक है। उन दोनों के कैरेक्टर ऐसा उम्मीद करते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम सैकड़ों हज़ारों क्रॉस ऐसे कराते हैं, तो उसमें कहीं हमको एक दो संतान अपनी मनचाही मिलती है। अरे यार होता नहीं है, ठीक है। मम्मी पापा दोनों 5-5 फुट के, वो बेटा हो गया 6.5 फीट का। मम्मी पापा दोनों निहायत काले, वो बेटा एक गोरा हो गया, बेटी एक गोरी हो गई। अब ये ना कहिएगा साहब कि जो आप कह रहे हैं 5 फीट का और गोरा होना, ये सब पॉलीजेनेटेड, हम जेनेटिक्स से झंझट में नहीं उलझना चाह रहे हैं। हम आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो हमने क्रॉस कराया, भाई एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी थी, मान लो थोड़ी देर के लिए, कि एक वैरायटी थी डिजीज रेजिस्टेंस ए, और दूसरी वैरायटी थी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, पैदावार बहुत अच्छी थी। दोनों का हमने क्रॉस कराया, तो हम उम्मीद तो करते हैं ना 50% जीन यहाँ के, 50% जीन यहाँ के इसमें आए होंगे, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेट हमको यहाँ अगली जनरेशन में मिल ही जाए, ठीक है। तो हम ऐसे बहुत क्रॉस कराते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिल ही जाती है, ठीक है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, भाई क्रॉस कराया तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, हाइब्रिड वैरायटी कहलाएगी, ठीक है। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा कि अब हम उसको जो बेहतर है, यानी बेहतर ये है कि जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का करेक्टर हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, तो वही सुपीरियर है, उसको हम छांट लें। और रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि कुछ जीन इसके हैं, कुछ जीन इसके हैं, तो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है, इसको छाँटें हम, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, टेस्टिंग, इसको जाँचें कि जो हमने काम कराया है वो सही है। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि उसको जांचने के लिए पहले लेबोरेटरी में उसे ग्रो कराते हैं, आइडियल कंडीशन, फर्टिलाइज़र दे करके, टेम्परेचर दे करके। भाई हमारा NBRI है ना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस तरह से कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसी डायरेक्शन में काम करती हैं। फिर उसको मार्केट में छोड़ने से पहले ये आंकते हैं कि उसका कमर्शलाइजेशन कैसे किया जाए। उन जो हमारी नई फसल है उसे न्यू कल्टीवार कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेबोरेटरी में उसे ग्रो कराते हैं। फिर जैसे मान लो हमने गेहूं तैयार किया, अब हम उसे अलग अलग रीजन भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, ठीक है। कुछ वही बीज हम भेज देंगे केरला, वही भेज देंगे हम राजस्थान, वही भेज देंगे हम पश्चिम बंगाल। हम कहेंगे किसान से कि तुम इसे इसे ग्रो कराओ, ठीक है। और जो ये हमारा वाला गेहूं ग्रो कराओ, उसी के बगल में 1 बीघे खेत में हमारा गेहूं ग्रो कराओ, एक बगल में अपना ग्रो कराओ, ठीक है। और 3 साल तक तुम ग्रो कराओ, हमको बताओ कि इस गेहूं की प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो जब वो हमको किसान रिपोर्ट करेगा, अरे साहब मज़ा ही आ गया, जितना हमारे खेत बीज से गेहूँ पैदा होता उसका 3 गुना इससे पैदा हुआ, हमारे में रोग लगता था, इसमें रोग नहीं लगा, ठीक है। और 3 सीजन हमने ग्रो कराए, हम तो मालामाल हो गए, ठीक है। तो अब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि ये पंजाब में बड़ा अच्छा ग्रो किया लेकिन केरला में नहीं ग्रो किया, इसके मतलब ये वैरायटी हमारी पंजाब के लिए सूटेबल है,
ठीक है। तो उस एग्रो इकोनॉमिक जोन के लिए वो वैरायटी सुटेबल है, इसके लिए हम ये काम करेंगे। तो अब हम उसको कमर्शलाइज़ करके उसे रिलीज कर देंगे नई न्यू कल्टीवार, कि पंजाब के लिए बेहतर है। अगली वाली लाट हमने भेजी, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट हमको दे गई, ठीक है। तो हम कह देंगे साहब ये वेस्ट बंगाल के एग्रो इकोनॉमिक जोन के लिए अच्छी है। अगली वाली वैरायटी हमारी केरल के लिए उपयुक्त हो गई, हम कह देंगे साहब ये साउथ इंडिया के लिए बड़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से हम इसको 5 स्टेप में ये काम करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वीट का इम्प्रूवमेंट कैसे है, राइस का इम्प्रूवमेंट कैसे है, और मेज़ का इम्प्रूवमेंट कैसे है, यानी माइलेट्स उसमें नाम आया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो उसमें मेज है, बाजरा है, मतलब छोटे छोटे दाने वाले है ना, मोटा अनाज जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, हालांकि पैसा उसमें बहुत है, ठीक है। अब हम थोड़ा उसकी बात करना चाह रहे हैं। जरा बोर्ड खाली करें बेटा, फिर उसकी बात करें।